हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर नॉवल बॉय। कहानियों का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अध्याय 261 वापस जा रहा हूँ। सीनियर जुकोन के शब्दों को सुनकर लिन म्यू ने उन सभी संप्रदायों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो संभवतः इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि वे इस आदमी पर हमला करने में सक्षम थे, तो इसका मतलब है कि वे संभवतः इसी क्षेत्र से थे। यह असंभव है कि इस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य संप्रदाय का कोई व्यक्ति उस व्यक्ति पर हमला करने आया हो। यदि यह इसी क्षेत्र से है तो एकमात्र संप्रदाय जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं वह है ट्राइकोल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय। मैं नहीं जानता कि यहाँ और कौन से संप्रदाय हैं। लिन म्यू ने मन ही मन सोचा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। रुको, मेरे पास जेड स्लिप है जो जिंग वेई ने मुझे दी थी। इस क्षेत्र के संप्रदायों के बारे में वहां कुछ जानकारी अवश्य होगी। लिन म्यू ने मन ही मन बुदबुदाया और जेड स्लिप निकाल ली। उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और इसमें दर्ज जानकारी को ब्राउज करते हुए इसे सक्रिय कर दिया। वह जल्द ही उस बिंदु पर पहुंच गए जहां इस क्षेत्र में मौजूद संप्रदायों के बारे में बात की गई और पता चला कि वुलिम शहर के आसपास के क्षेत्र में केवल ट्राइकोल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय मौजूद था जो एक खेती संप्रदाय था। कुछ सामान्य संप्रदाय अस्तित्व में थे, लेकिन वे केवल सैन्य संप्रदाय थे जिनमें शरीर को संयमित करने वाले क्षेत्र के साधक थे। तो जो भी हो, वे संभवतः ट्राइकोल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय से होंगे। लिन म्यू ने अनुमान लगाया। आप इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह कोई और हो सकता था जो उस आदमी का पीछा कर रहा था। हो सकता है कि उन्होंने यहां उसका पीछा किया हो और हमला किया हो ताकि कम निशान हो और उनका पता लगाना कठिन हो। इससे अनजाने में ट्राइकोल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय पर भी दोष मढ़ दिया जाएगा। जुकोन ने सलाह दी। थार सच्चा सीनियर है, लिन म्यू ने शांत स्वर में कहा। हमारे पास सटीक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत कम जानकारी है। कम से कम यहाँ हमारा काम पूरा हो गया है। मैं अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हूँ। हालांकि यह शर्म की बात है कि डुअल सकल असेंशन बेल नष्ट हो गई, लिन म्यू ने कहा। इसके बाद उन्होंने मृत साधक के कंकाल को अपनी अंगूठी में रख लिया, क्योंकि उनका इरादा इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाने का था जो शायद अधिक जानकार हो, और यह भी कि यह कंकाल एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था। लिन म्यू खड़ा हुआ और ब्राउन श्रूबी फॉरेस्ट बिल्ली की तलाश की और पाया कि वह किनारे पर सो रही थी। तो आप अपने समय का आनंद ले रहे थे, लिन म्यू ने जानवर के सिर को सहलाते हुए हंसते हुए कहा। जम्हाई। लिन म्यू की हरकत से जागते ही ब्राउन श्रूबी वन बिल्ली ने जम्हाई ली। उसने धीरे से अपनी आंखें झपकाईं और अपना चेहरा रगड़ने के लिए अपने पंजे चाटे। खड़े होते ही वह खींच गया और फिर लिन म्यू से रगड़ने लगा। चलो चले छोटे दोस्त, लिन म्यू बोला, जिसका इरादा जानवर समझ गया। लिन म्यू ने क्षेत्र के चारों ओर एक आखिरी नजर डाली और कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसे रोक दिया। सीनियर, क्षेत्र के चारों ओर विस्मयकारी संरचना सरनी, इसका क्या होगा? लिन म्यू ने सवाल किया। जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये संरचना संभवतः मृत कृषक द्वारा घायल होने पर स्वयं की सुरक्षा के लिए स्थापित की गई थी, और तब से यह सक्रिय है। कुछ ही महीनों में ये संरचना अपने आप ही लुप्त हो जाएगी, क्योंकि मुझे कोई अन्य सहायक संरचना नहीं दिख रही है जो इसे स्पिरिट क्यूई की आपूर्ति कर सके। इसके अलावा ब्राउन श्रूबी फॉरेस्ट कैट भी इसमें प्रवेश करने में सक्षम थी। इसका मतलब यह है कि इसमें खामियां पहले से ही दिखाई दे रही हैं। हमें जो वस्तुएं मिली तथा उनमें स्पिरिट स्टोन की कमी को देखते हुए ये संभावना है कि मृत कृषक ने इस विस्मयकारी संरचना को स्थापित करने के लिए उनका उपयोग किया होगा। कोई अन्य कारण नहीं है कि एक साधक के पास भी एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के पास इतने कम संसाधन हो। जुकोन ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने जवाब में सिर हिलाया और अपने हाथ में मौजूद क्षतिग्रस्त स्थानिक भंडारण रिंग के साथ छेड़छाड़ की। क्या इस अंगूठी की मरम्मत की जा सकती है, सीनियर? लिन म्यू ने उत्सुकता से पूछा। ये निश्चित रूप से मरम्मत योग्य है, लेकिन मुझे संदेह है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। शायद जिंग वेई यह कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा उपकरण शोधन में उसके पास कुछ उपलब्धियां हैं, जुकोन ने उत्तर दिया। सीनियर, जुकोन का जवाब सुनकर लिन म्यू की आंखें चमक उठीं। यह अच्छी बात है। अगर इस अंगूठी की मरम्मत हो सके तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। इस तरह, भले ही मैं खुले तौर पर वस्तुओं का भंडारण करता हूं, मेरे पास एक वैध बहाना हो सकता है।
मेरे पास जो रहस्यमयी अंगूठी है वह दूसरों को दिखाई नहीं देती, इसलिए जब भी मैं इसका उपयोग करता हूं तो ये संदिग्ध लगती है। यदि मेरे पास वास्तविक स्थानिक भंडारण रिंग है तो ये बहुत आसान होगा। लिन म्यू राज्य, ये वास्तव में कुछ अत्यधिक जिज्ञासु आंखों को रोक देगा। जो चीज रहस्यमय है उसके खुले में मौजूद चीज की तुलना में ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना है। ज़ुकोन सहमत हो गया। ये तय करने के बाद कि उसकी अगली कार्रवाई क्या होगी, लिन म्यू वापस जाने लगा। इस बार लिन म्यू के लिए फॉर्मेशन एरे को छोड़ना बहुत आसान था क्योंकि यह केवल एक ही दिशा में काम करता था। इसने लोगों को प्रवेश करने से रोका लेकिन उन्हें बाहर जाने से नहीं रोका। लिन म्यू ने फॉर्मेशन सरनी की सीमा छोड़ दी। ब्राउन श्रूबी फॉरेस्ट कैट उसके पीछे चल रही थी। शहर में प्रवेश करने के बाद लिन म्यू सबसे पहले ब्राउन श्रूबी फॉरेस्ट कैट को छोड़ने के लिए अपने घर गया और फिर जिंगवेई के एम्पोरियम की ओर चला गया। ये सीनियर ज़ुकोन की सलाह के अनुसार किया गया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन्हें जानवर की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चले, क्योंकि इससे वे उससे दोहरे चक्र वाले आरोही फल के बारे में सवाल कर सकते थे। क्षेत्र में पहुंचने पर लिन म्यू ने देखा कि जिस गली में दुकान स्थित थी वह अभी भी छिपी हुई थी, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो रास्ता स्वचालित रूप से उसके लिए दिखाई दिया क्योंकि फॉर्मेशन सरनी ने उसे पहचान लिया था। उसने दुकान का दरवाजा खोला और उसमें प्रवेश किया। ओह, क्या उन्होंने इस जगह को साफ कर दिया? लिन म्यू ने साफ सुथरी दुकान देखकर आश्चर्य से कहा। आमतौर पर दुकान को ढकने वाली धूल अब वहां नहीं थी, हालांकि दुकान में सामान अभी भी इधर उधर बिखरा हुआ था। ये बात अपने दिमाग से निकालकर लिन म्यू पीछे वाले कमरे में चला गया। मुझे ये दीपक बुझाना है ना? लिन म्यू को याद आया जब उसने इसे बुझा दिया। कमरा अचानक सफेद हो गया और फिर लिन म्यू असंख्य आयुध छत्र निवास के प्रांगण में प्रकट हुआ। आत्मा के फूलों की हल्की सुगंध और हवा में घनी आत्मा क्यूई ने लिन म्यू के दिमाग को शांत कर दिया और उसे आराम महसूस कराया। आह, ये जगह बहुत अच्छी है। अध्याय 262 उत्साहित जिंगवेई। अंत में हवेली की ओर चलते समय लिन म्यू सोच रहा था कि दादा और पोती की जोड़ी कहाँ होगी। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी और उन्हें ढूंढने में उसे कुछ समय लगेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसने उन्हें हवेली के पास बगीचे में एक पेरगोला पर बैठे देखा। डुआन के और जिंगवेई पेरगोला में मेज पर बैठे थे और किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे। तभी उन्हें लगा कि फॉर्मेशन एरे किसी को अंदर आने दे रहा है। लगता है वह वापस आ गया है। डुआन के बोले, वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि वह इस समय यहाँ किस लिए है। हमें उसे देखे हुए काफी समय हो गया है। जिंगवेई ने जवाब दिया और मुड़कर उस जगह से दूर देखने लगा जहां लिन म्यू चल रहा था। लिन म्यू जल्द ही उन दोनों के पास पहुंचा और मेज के किनारे खड़ा हो गया। ओह, ऐसा लगता है कि पिछली बार से आप बेहतर हो गए हैं, जिंगवेई ने लिन म्यू में कुछ बदलाव महसूस करते हुए कहा। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सोचा था कि आप एकांत में रहेंगे और लंबे समय तक खेती करेंगे। डुआनके ने पूछा। मैं वास्तव में इस पूरे समय एकांत में था, लेकिन मुझे इसे कुछ समय के लिए रोकना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ मामलों से निपटना था। ली एनएम ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। किस तरह का मामला है? क्या इनमें आक्रमणकारी शामिल है? जिंगवेई ने अधिक गंभीर स्वर में सवाल किया। लिन म्यू ने धीरे से सिर हिलाया और उसका चेहरा सीधा हो गया। हाँ, और केवल इतना ही नहीं, हो सकता है कि मुझे आक्रमणकारी का स्रोत भी मिल गया हो। लिन म्यू ने दोनों को चौंकाते हुए बहुत कुछ बताया। क्या? तो फिर हमें जल्दी करनी चाहिए, चलो हवेली में आगे बात करते हैं, जिंगवेई ने उत्तर दिया। लिन म्यू प्रवाह के साथ चला गया और उन दोनों का पुस्तकालय तक पीछा किया, जो उसके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वे मीटिंग हॉल की ओर जा रहे होंगे। वहां पहुंचने पर जिंगवेई ने अपना हाथ हिलाया और गायब होने से पहले कुछ सेकंड के लिए फॉर्मेशन सरनी जगमगा उठी। वह किस लिए था? लिन म्यू ने उत्सुकता से पूछा। यह एक अलग थलग करने वाली संरचना है, ये हमारी बातचीत की विषय वस्तु को सुनने से रोकेगी, डुआनके ने पहले उत्तर दिया। लिन म्यू ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उन्हें ऐसी किसी चीज की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि इस पूरे स्थान में उनके अलावा कोई और नहीं था। जिंगवेई ने लिन म्यू के चेहरे पर भ्रम देखा और अनुमान लगा सका कि वह किस बारे में सोच रहा होगा। कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिनसे हमें खुद को बचाने की जरूरत है। कुछ परेशान करने वाले और हस्तक्षेप करने वाले संप्रदाय हैं जो उन मामलों में ताक झांक करना पसंद करते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। आंगन अलग स्थान पर होने के बावजूद उनमें से कुछ अभी भी हमें खोज सकते हैं, हालांकि यह असंभव है, जिंगवेई ने कहा। लेकिन मैं अभी भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, उन्होंने आगे कहा। लेकिन आपने इसे पहले सक्रिय नहीं किया था,
उस समय हमारी चर्चाएं और भी अधिक संवेदनशील थीं। लिन म्यू ने आगे पूछा, यह तब भी सक्रिय था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पिछली बार सभी रक्षात्मक संरचनाएं सक्रिय थीं, यही कारण है कि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिन वेई ने समझाया। मैं समझ गया, लिन म्यू ने जवाब दिया। तो फिर आपने क्या खोज की? जिन वेई ने सवाल किया। लिन म्यू ने मृत किसान का कंकाल निकाला और दोनों को दिखाने के लिए उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही जोड़े ने इसे देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये? डुआनके ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक का अवशेष है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। जिन वेई ने पुष्टि की। फिर दोनों ने कंकाल से अपनी नजर उठाए और लिन म्यू की ओर देखा। मेरा अनुमान है कि आक्रमणकारी के पीछे यही स्रोत है। मुझे जंगल में एक विस्मयकारी संरचना मिली और उसके अंदर मुझे ये कंकाल मिला। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं थीं जो मेरा मानना है कि इस दुनिया की नहीं है। इसे जानवर के भंडारण, खजाने और घटित घटनाओं से जोड़ने पर मुझे विश्वास हो गया कि वे आपस में संबंधित थे। लिन म्यू ने अपना सिद्धांत बताया। जिन वेई ने उनकी बातें सुनी और बोलने से पहले एक पल के लिए चुप रहे। और ये कौन सी वस्तुएं हैं जो तुम्हें उस पर मिली? जिन वेई ने सवाल किया। इसके जवाब में लिन म्यू ने क्षतिग्रस्त स्थानिक भंडारण रिंग, पत्थर का बैज और खत्म हो चुके पीक ग्रेड स्पिरिट पत्थरों को वापस ले लिया। पीक ग्रेड स्पिरिट स्टोन, डुआनके ने कहा। जिन वेई का ध्यान विशेष रूप से उस अंगूठी की ओर गया जिसे लिन म्यू ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। उद्धरण चिन्ह ... और एक स्थानिक भंडारण रिंग, वह भी अज्ञात डिजाइन की। जिन वेई ने कहा। लिन म्यू ने संकेत पर जिन वेई को अंगूठी सौंपी और उसे इसका निरीक्षण करने दिया। जिन वेई ने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी आध्यात्मिक भावना से इसका अवलोकन किया। हर मिनट जब वह इसे अपने हाथ में पकड़ता था तो उसकी अभिव्यक्ति बदलती रहती थी। शुरुआत में ये शांत था, जो बाद में आश्चर्य में बदल गया, फिर भ्रमित हो गया और अंत में उत्साहित हो गया। लिन म्यू उसकी भावनाओं को समझ सकता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि वह अब इतना सख्त क्यों हो गया है। हाँ, यह एक उत्कृष्ट कृति है। ऐसी शिल्पकला, ऐसी नवीनता, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया था। जिन वेई ने प्रशंसा में चिल्लाया। डुआनके और लिन म्यू दोनों के चेहरे हैरान थे, क्योंकि वे आमतौर पर शांत रहने वाले जिन वेई को इस तरह व्यवहार करते देख रहे थे। बेशक मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। इस तरह की निम्न स्तरीय दुनिया में उस अंगूठी जैसा स्थानिक भंडारण खजाना भी सबसे ऊंची रजाई का होता है। ज़ुकोंग ने आह भरते हुए कहा। लिन म्यू ने हल्की हंसी, जिसे डुआनके ने सुना, और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। दादाजी, थोड़ा शिष्टाचार रखें, डुआनके ने डांटा। ये शिष्टाचार का समय नहीं है, कीर। ये छोटी सी अंगूठी, ये संभवतः हमारी समस्याओं का समाधान हो सकती है। जिन वेई ने पहले की तरह ही उत्साहित स्वर में उत्तर दिया। अब डुआनके के चेहरे पर भी अपने दादा की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या ये सचमुच इतना अच्छा है? लिन म्यू ने जोर से पूछा। मेरा मतलब है, वह स्थानिक भंडारण रिंग क्षतिग्रस्त और टूटी हुई है। लिन म्यू के रहस्योद्घाटन को सुनने के बाद डुआनके का उत्साह तुरंत शांत हो गया, लेकिन जिन वेई ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और वैसा ही व्यवहार किया। वे ऐसा कर सकते हैं? लिन म्यू ने ज़ुकोंग से आश्चर्यचकित स्वर में बात की। वास्तव में, हालांकि सभी स्पिरिट स्टोन लगभग एक जैसे ही होते हैं, फिर भी उनमें कुछ बारीक निशान होते हैं जो ये पहचानने में मदद कर सकते हैं कि वे किस खदान से आए हैं। उनमें मौजूद स्पिरिट क्यूई उस क्षेत्र से अवशोषित होती है जिसमें मेरा होगा, इस प्रकार उस पर हस्ताक्षर जैसा कुछ होगा। हालांकि यह काफी धुंधला है और अधिकांश कृषक इसे समझ नहीं पाते हैं। केवल दाव शैल उत्पादक और उससे ऊपर के लोग ही उन्हें महसूस करने में सक्षम हैं, और वह भी विशेष उपकरणों और सहायक संरचनाओं के साथ। ज़ुकोंग ने समझाया। यह आश्चर्यजनक है, लिन म्यू ने प्रशंसा और विस्मय में कहा। अध्याय 264 शरद घाटी संप्रदाय। बातचीत कुछ देर तक चलती रही, जब तक कि अंततः दोषियों पर चर्चा का समय नहीं आ गया। ट्राइकोल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय के अलावा इस क्षेत्र में और कौन से कृषि संप्रदाय हैं? लिन म्यू ने सवाल किया। यद्यपि लिन म्यू को पता था कि अभिलेखों में केवल एक का ही उल्लेख है, फिर भी उन्होंने इसकी पुष्टि करने को कहा। एक और संप्रदाय है, एक नया संप्रदाय। हम केवल इतना जानते हैं कि यह काफी छोटा है, लेकिन हमारे पास इसकी खेती करने वालों की संख्या का अनुमान नहीं है, और ये लगभग 2 दशक पहले बनाया गया था। जिन वेई ने उत्तर दिया। लिन म्यू को उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रश्न सफल होगा। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये बात रिकॉर्ड में नहीं थी। हालांकि आपने मुझे जो रिकॉर्ड दिए थे उनमें इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? लिन म्यू ने उत्सुकता से पूछा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे संप्रदाय हर समय सामने आते रहते हैं। कुछ नव आरोही नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक सोचते हैं कि उनमें वह सब कुछ है जो इसके लिए आवश्यक है और वे एक साधना संप्रदाय का निर्माण करते हैं। हालांकि ये संप्रदाय लंबे समय तक नहीं चलते हैं और संसाधनों की कमी या आंतरिक संघर्षों के कारण जल्द ही भंग हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे संप्रदाय कुछ समय तक छिपे रहना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अपनी जड़ों को स्थिर करने में मदद मिलती है और अन्य संप्रदायों को उनका फायदा उठाने से रोका जा सकता है। यही कारण है कि ऐसे संप्रदायों का उल्लेख मुख्य अभिलेखों में भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ हालिया अभिलेख हों, लेकिन हमारे पास वे नहीं थे, जैसा कि आप हमारी स्थिति से अनुमान लगा सकते हैं। जिन वेई ने समझाया। अंतिम भाग थोड़ा व्यंग्यपूर्ण लग रहा था। मुझे पिछले वर्ष इस संप्रदाय के बारे में पता चला, लेकिन उन्होंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया है और न ही आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने अपनी पहचान उजागर की है, डुआनके ने कहा। लिन म्यू उनके शब्दों से आश्चर्यचकित था और अब उसे आश्चर्य होने लगा था कि क्या ये संप्रदाय इसमें शामिल था या नहीं। देखिए, मुझे संदेह था कि किसी ने इस किसान को चोट पहुंचाई है, लेकिन ये देखते हुए कि उसकी अंगूठी बरकरार थी और जंगल में जो विस्मयकारी संरचना स्थापित की गई थी, ये संभावना थी कि हमला किया गया व्यक्ति इस कृषक को भागने से नहीं रोक सका। हम जानते हैं कि वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक था, इसलिए दूसरा पक्ष भी ऐसा ही होना चाहिए। उनकी ताकत लगभग एक जैसी होनी चाहिए थी, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होता और उसकी अंगूठी संभवतः चोरी हो जाती। इससे मुझे विश्वास हो गया कि इसमें शामिल संप्रदायों में से किसी एक से शायद एक नवजात आत्मा क्षेत्र कृषक था, क्योंकि यह सबसे स्पष्ट प्रतीत होता था, लिन म्यू ने समझाया। जिन वेई और डुआनके ने उनके सिद्धांत को ध्यानपूर्वक सुना और वास्तव में इसे समझदारीपूर्ण पाया। इस क्षेत्र में बहुत कम नवजात आत्मा क्षेत्र कृषक थे और वे सभी या तो ट्राइकॉल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय या राज्य से संबंधित थे। ऐसा लगता है कि यह संभव है, लेकिन फिर इस परिकल्पना के अनुसार हमलावर भी घायल हुआ होगा। लेकिन मैंने किसी नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के घायल होने के बारे में कोई खबर नहीं सुनी है। इस बात की ज्यादा संभावना नहीं है कि इस तरह की खबरों को दबाया जा सके, और मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि यह ट्राइकॉल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनके सभी 4 नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ठीक हैं। वे सभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम में आए थे और वे सभी हमेशा की तरह अच्छे और तंदुरुस्त थे, जिन वेई बोले। जिन वेई का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन म्यू को आश्चर्य हुआ कि यदि ये त्रिकड़ाही पेओनी संप्रदाय नहीं था, तो क्या यह अन्य नया संप्रदाय हो सकता है। उस बारे में बोलते हुए, मुझे अभी तक इसका नाम नहीं पता है। लिन म्यू ने सोचा, इस क्षेत्र में बनाए गए इस नए संप्रदाय का नाम क्या है? क्या वे शायद इसमें शामिल हो सकते हैं? लिन म्यू ने सवाल किया। उस संप्रदाय को ऑटम वैली संप्रदाय कहा जाता है और यद्यपि वे एक धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से एक अपरंपरागत संप्रदाय नहीं हैं। यदि वे होते, तो अन्य रूढ़िवादी संप्रदायों ने उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता, अगर उन्हें कभी थोड़ा भी संदेह होता। लेकिन उनके बीच हुई बहुत कम बातचीत से यह निर्धारित किया जा सकता है कि वे एक तटस्थ संप्रदाय हैं। उनकी उम्र को देखते हुए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उन्होंने इस कृषक पर हमला किया होगा या नहीं। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसका अर्थ ये होगा कि उनका एकमात्र नवजात आत्मा क्षेत्र साधक घायल हो गया है, जिससे उनके पास नेतृत्व की कमी रह जाएगी। इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या वे भी उनके पीछे हो सकते हैं। मैं तो यही सोचता हूं कि शायद किसी भटकते हुए किसान ने ही उसे खोजा और उस पर हमला किया। वास्तव में राज्य में कुछ भटकते हुए नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक हैं। हालांकि उनका स्थान निर्धारित करना कठिन होगा, और अगर उनमें से कोई घायल हो गया तो खबर फैलाना असंभव होगा। जिन वेई ने उत्तर दिया। ये और अधिक जटिल होता जा रहा है। लिन म्यू थोड़ा थका हुआ महसूस करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। आपको बता दूं, डुआनके इसकी जांच करेंगे और इसके बारे में कोई खबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक और बात यह है कि हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा आपूर्तिकर्ता आज यहां आ रहा है, हमें उनसे कुछ मिल सकता है, जिन वेई ने खुलासा किया। लिन म्यू को निश्चित रूप से आज ये सुनने की उम्मीद नहीं थी और अचानक उसे दुकान की पिछली स्थिति याद आ गई। क्या इसलिए दुकान साफ थी? मैंने सोचा था कि इसे ऐसे ही रहना चाहिए, लिन म्यू ने पूछा। डुआनके के माथे पर एक लगभग अदृश्य नस उभर आए जिस पर लिन म्यू का ध्यान नहीं गया, लेकिन जिन वेई ने इसे तुरंत महसूस किया और उन्हें पता चल गया कि उनकी पोती खतरे में है। हाँ, जब भी आपूर्तिकर्ता आता है, हम ऐसा दिखाते हैं कि दुकान अभी भी सक्रिय है। ये संरचना स्वचालित रूप से दुकान को साफ कर देती है।
जिंग वेई ने कहा कि वे अस्थिरता को शुरू होने से पहले ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, यह आश्चर्यजनक है। संरचनाओं की सफाई, अब ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे निश्चित रूप से आवश्यकता है। लिन म्यू ने उन हड्डियों और मांस के टुकड़ों के ढेर को याद करते हुए बड़बड़ाया जो हर सुबह उसके राक्षसी भोजन के बाद पीछे रह जाते थे। इन्हें स्थापित करना आसान है। मैं आपको पहले से बने हुए में से एक दूंगा। उन्हें स्थापित करना आसान है और काफी सुविधाजनक है। लिन म्यू की बुदबुदाहट सुनकर जिंग वेई ने बात की। जैसे ही जिंग वेई ने ये कहना समाप्त किया, उन्हें लगा कि फॉर्मेशन एरे सक्रिय हो गया है। वह यहाँ है। अध्याय 265 जिंगमिंग शांग। लिन म्यू ने दोनों की ओर देखा और उनके जवाब का इंतजार करने लगा तथा ये देखने लगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। उसे उनके इस आपूर्तिकर्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्या लाया है। उनके शब्दों से उन्हें यह भी पता चल गया कि यह आपूर्तिकर्ता ही वह व्यक्ति था जो उन्हें समाचार और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराता था। चलो चलें, वह गली में घुस गया है। डुआनके ने चुप्पी तोड़ते हुए बात की। जिंग वेई ने सिर हिलाया और हॉल से बाहर जाने लगा। वे हवेली से बाहर निकले और लिन म्यू उनके पीछे पीछे चल रहा था और जल्द ही वे उस छोटी सी इमारत में पहुंच गए जो आंगन से बाहर निकलने का रास्ता था। छत पर लटका हुआ छोटा सा दीपक जल गया और दृश्य बदल गया। वे तीनों दुकान के पीछे वाले कमरे में आए और दुकान में अपना स्थान लेने चले गए। जिंग वेई बगल में एक कुर्सी पर बैठे थे जबकि डुआन के काउंटर पर बैठे थे। इस बीच लिन म्यू अजीब तरह से खड़ा रह गया। तुम मूर्ख बनकर क्या कर रहे हो? जाओ, ग्राहक बनने का नाटक करो, डुआनके ने ठंडे स्वर में कहा। वह पागल क्यों है? लिन म्यू ने आंतरिक रूप से सवाल किया। मानव मादाएं भ्रमित करने वाली और रहस्यमय होती हैं। एक महान साधक ने एक बार कहा था कि ब्रह्मांड के 8000 महान रहस्यों में से महिलाओं का दिमाग शीर्ष 10 में है। ज़ुकोंग अचानक बोला, हे क्या ऐसा है, सीनियर? लिन म्यू ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे यह थोड़ा अजीब लगा। चरमराहट। दुकान में दरवाजा खुलने की आवाज गूंज उठी। तभी एक नाजुक दिखने वाला लबादा पहने एक आदमी अंदर आया। उस आदमी ने अपने बाल अपनी टोपी में छिपा रखे थे और उसकी दाढ़ी छोटी थी और मूंछें काफी लंबी थी जो उसकी ठुड्डी तक लटकी हुई थी। उसकी कमर पर जैड लटका हुआ था और दाहिने हाथ में सफेद पंखा था, जबकि उसका बायां हाथ उसकी बेल्ट से लटकी थैली पर रखा हुआ था। वह आदमी 30 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में देखकर कोई भी भ्रमित महसूस कर सकता था। एक क्षण में वे मासूम दिखते थे और अगले ही क्षण चतुर। लिन म्यू ने अपने अंदर से निकलती आत्मा की हल्की लहरों को महसूस किया और तुरंत उसे एक साधक के रूप में पहचान लिया। उसने उत्सुकता से अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और उस आदमी की जांच की। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उस आदमी की आंखें उसकी ओर मुड़ गईं और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। कोर संघनन क्षेत्र, लिन म्यू ने धीरे से कहा। इस बीच उस व्यक्ति के चेहरे पर एक दिलचस्प भाव था जब उसने उस आत्मिक इंद्रिय को महसूस किया जो अभी अभी उसे छू रही थी। ओह, एक साथी साधक, नमस्कार। वह आदमी हाथ जोड़कर और मुस्कान दिखाते हुए बोला। मुस्कान ठीक लग रही थी, फिर भी उसमें एक खालीपन था। बोलने से पहले लिन म्यू ने भी जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लिए। आपको भी नमस्कार, लिन म्यू ने अजीब लहजे में कहा। उस व्यक्ति ने जवाब में सिर हिलाया और उसे लिन म्यू की पिछली हरकत से कोई आपत्ति नहीं थी। वह बस काउंटर के सामने खड़ा हो गया और डुआनके की ओर देखने लगा। लेडी डुआनके हमेशा की तरह खूबसूरत हैं। तुम्हारे चेहरे के सामने लाखों फूल मुरझा जाएंगे। उस आदमी ने चापलूसी भरे लहजे में प्रशंसा की, जिसमें शर्म भी झलक रही थी। लिन म्यू को उस आदमी की बातें सुनकर शरीर में सिहरन महसूस हुई और अवचेतन रूप से वह एक कदम पीछे हट गया। अनजाने में ही उसकी कमर पर रखी छोटी तलवार भी कांपने लगी और ऐसा लगा जैसे वह म्यान से बाहर निकलना चाहती हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद ये शांत हो गया। डुआनके के माथे पर जो हल्की नस थी वह अचानक प्रमुख हो गई क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। लिन म्यू को अचानक महसूस हुआ कि उससे आने वाला दबाव बढ़ गया है। यद्यपि दबाव उस पर नहीं था, फिर भी वह उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। ओह, वह मजबूत है। दबाव मुझ पर केंद्रित भी नहीं है और फिर भी मुझे खतरा महसूस होता है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी खेती का आधार क्या है, लिन म्यू ने हल्के डर के साथ कहा। खैर, वह जो आभा बिखेर रही है उसे देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह कोर संघनन क्षेत्र के चरम चरण में है। ज़ुकोंग ने अनुमान लगाया। लिन म्यू को पता था कि डुआन के एक कोर कंडेंसेशन रियल्म कल्टीवेटर था और उसने पहले भी उसके साथ लड़ाई की थी, लेकिन जब उसकी पूरी शक्ति का पता चला तो वह अभी भी हैरान था, हालांकि अनजाने में। भगवान करे कि मैं उस समय उसके खिलाफ जीतकर भाग्यशाली था।
लिन म्यू ने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया। लिन म्यू ने तब उस आदमी की भौहों पर पसीने की बूंदें दिखाई दी जिसने अभी अभी डुआन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान जरा भी कमजोर नहीं हुई, बल्कि और अधिक चौड़ी हो गई। हा, चलो काम पर लग जाएं। ठीक है, वह व्यक्ति बोला और अपने द्वारा पैदा की गई स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। हंफ डुआन के झुंझलाहट में परेशान हो गई क्योंकि उसने फिर अपनी आभा वापस ले ली। उस आदमी ने अपनी आस्तीन से अपना माथा पोंछा और फिर जिंग वेई की ओर देखा। ओह, लेडी डुआन के दादा भी यहाँ हैं। यह अच्छी बात है। मेरे पास कुछ विशेष जड़ी बूटियां हैं जो बुजुर्ग पुरुषों के लिए उनकी शक्ति पुनः प्राप्त करने में उपयोगी हैं। आदमी बोला। जिंग वेई जो शांति से आराम करने का नाटक करते हुए अपनी चाय पी रहा था, उस आदमी के भद्दे शब्द सुनकर लगभग उसे थूक दिया। लिन म्यू ने उस आदमी की बातें सुनी लेकिन समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उसके बाद डुआन के की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हो गई, जिसे उसने जल्दी से फिर से अपने ठंडे मुखौटे के पीछे छिपा लिया। जिंग वेई ने अपना चाय का कप नीचे रखा और बोला, हाँ चलो। तो फिर जिंगमिंग शांग, आज आप हमारे लिए क्या सामान लाए हैं? ओह, तो उसका नाम जिंगमिंग शांग है। लिन म्यू ने इसे दोहराया और अगले ही सेकंड में इसे याद कर लिया। ये व्यक्ति डुआन के और हेई यिंगजी के बाद लिन म्यू का तीसरा व्यक्ति था, जो एक कोर कंडेंसेशन रियल्म कल्टीवेटर था। इसलिए वह अपना नाम याद रखना चाहता था, क्योंकि भविष्य में किसी भी तरह इसकी जरूरत पड़ सकती थी। जिंग वेई के शब्दों के जवाब में जिंगमिंग शांग ने सिर हिलाया और अपने हाथ फैला दिए। आज मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लाया हूं, भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की। जिंगमिंग शांग ने बड़े उत्साह से कहा। अध्याय 266, माल का आदान प्रदान। लिन म्यू जिंगमिंग शांग नामक व्यक्ति के तौर तरीकों से थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दादा और पोती, जिंग वेई और डुआनके की जोड़ी को इसकी आदत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ये पहले भी कई बार देखा हो और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं हुई हो, भले ही उस आदमी ने डुआनके के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की हो। लेकिन पिछली बातचीत से लिन म्यू बता सकता था कि यह आदमी जिंगमिंग शांग डुआनके जितना मजबूत नहीं था, जो कोर संघनन क्षेत्र के चरम चरण में था। लेकिन वह हेई यिंगजी से अधिक मजबूत या कम से कम उनके जितना ही मजबूत लग रहा था। तो वह कम से कम कोर संघनन क्षेत्र के मध्य चरण में है। मैं नहीं बता सकता कि यह अच्छा है या नहीं, लिन म्यू ने मन ही मन सोचा। ठीक है, अब आपके कार्य काफी हो गए। आज हमें बहुत कुछ करना है। सबसे पहले आइए हम पिछले स्टॉक को साफ कर दें, डुआनके ने अचानक कहा। वह जिंगमिंग शांग की और अधिक नाटकीयता नहीं देखना चाहता था। अगर महिला डुआनके ऐसा कहती हैं। जिंगमिंग शांग सहमत हो गया और फिर उसने अपनी कलाई से एक कंगन निकाला। कंगन उसकी आस्तीन के नीचे छिपा हुआ था, इसलिए लिन म्यू ने इसे नहीं देखा था। लेकिन अब जब उसने इसे देखा तो वह तुरंत बता सकता था कि यह एक स्थानिक भंडारण खजाना था। डुआनके ने कंगन लिया और उसे लेकर लौटने से पहले कुछ मिनट के लिए पीछे के कमरे में चला गया। उसने उसे वापस जिंगमिंग शांग को सौंप दिया, जिसने उसे ले लिया और खोलने से पहले 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो उसे कोई ऐसी चीज मिल गई हो जो उसे पसंद हो। इस बार सामान काफी अच्छा है। मैं तो बहुत सारे आत्मिक जानवरों के कोर भी देखता हूँ। ओह, और यह क्या है? एक कोर संघनन क्षेत्र जानवर कोर, वह भी एक ऐसा जिसने रक्त संबंधी क्षमता को जागृत किया। उत्कृष्ट। जिंगमिंग शांग की प्रशंसा की गई। लिन म्यू ने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी यहाँ उन सभी चीजों को खरीदने आया है जो उसने पहले डुआनके को बेची थी। उन्होंने सोचा था कि शायद वे इसका उपयोग अपनी वस्तुएं बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होना असंभव लग रहा था। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मुझे एक और स्थानिक भंडारण खजाना दे दो, या शायद आप उन्हें स्वयं ही अंजाम दे सकते हैं। डुआनके ने फिर बात की। यह क्या है? मुझे आशा है कि यह भी उतना ही अच्छा होगा, जिंगमिंग शांग ने पूछा। ये जानवरों की सामग्री है, खाल, हड्डियां और ऐसे ही अन्य घटक, डुआनके ने उत्तर दिया। इसके लिए किसी स्थानिक खजाने की आवश्यकता नहीं है। मैं नौकरों से इसे पूरा करवाऊंगा, जिंगमिंग शांग ने कहा। ठीक है, उनसे कहो कि वे पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आएं। मैं उन्हें वहां रखूंगा, वहां बड़ी मात्रा है, डुआनके ने कहा। जिंगमिंग शांग के चेहरे पर उत्सुकता थी, लेकिन उसने डुआनके से कोई सवाल नहीं किया। वह बस कुछ सेकंड के लिए बाहर गया और वापस आ गया। वे यार्ड में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा। अच्छा, डुआनके ने कहा और चुपके से अपने हाथ से इशारा किया। माल पहले ही यार्ड में रख दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा। जिंगमिंग शांग ने जवाब में अपनी भौहें उठाईं और अपने नौकरों के उसे रिपोर्ट करने का इंतजार किया। लिन म्यू ने देखा था कि डुआन के ने वहां क्या किया था। उन्होंने महसूस किया कि गठन सरणी थोड़ी देर के लिए सक्रिय हो गई थी और स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिए। एक और बात यह थी कि पहले आंगन में प्रवेश का कोई रास्ता नहीं था और अब जब उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से देखा तो स्पष्ट रूप से इमारत के किनारे एक और दरवाजा था जो पहले वहां नहीं था। ऐसा लगता है कि यह माइरियड आर्मामेंट कैनोपी ए-बोर्ड के गठन सरणी का काम है। लिन म्यू अंदर ही अंदर बुदबुदाया। 5 मिनट बाद दुकान के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और प्रबंधक के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आया। उस आदमी ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को दासतापूर्ण तरीके से बधाई देने के लिए अपने हाथ जोड़े। लिन म्यू बता सकता था कि वह आदमी एक नौकर था और थोड़ा आश्चर्यचकित था क्योंकि वह उस आदमी से आत्मा क्यूई में उतार चढ़ाव भी महसूस कर सकता था। उसने उत्सुकता से उस आदमी की जांच की और पाया कि नौकर प्रारंभिक चरण का क्यूई शोधन क्षेत्र कृषक था। एक सेवक के रूप में एक कृषक। लिन म्यू ने धीरे से कहा, यह असामान्य नहीं है, आप भविष्य में ऐसा अक्सर देखेंगे। कमजोर हमेशा ताकतवर की दास्तां रहेगा। जुकोन ने कहा। लिन म्यू ने समझ में सिर हिलाया और लोगों की ओर देखा। मैंने सारा सामान रिकॉर्ड कर लिया है, मास्टर, नौकर ने कहा और फिर उसने जिंगमिंग शांग को एक स्क्रॉल सौंपा। जिंगमिंग शांग ने इसे पढ़ा और अब वह और भी अधिक संतुष्ट दिख रहे थे। ये अच्छे हैं, जिंगमिंग शांग ने डुआन के की ओर देखते हुए कहा, आपने खुद को मात दे दी है। जिंगमिंग शांग ने अपना हाथ हिलाया और नौकर दुकान से बाहर चला गया। तो फिर तुम मुझसे क्या खरीदना चाहते हो? जिंगमिंग शांग ने सवाल किया। उनके शब्दों के जवाब में डुआन के ने एक जैद स्लिप निकाली और उसे उस व्यक्ति को थमा दिया जिसने सिर हिलाने से पहले उसे पढ़ा। ठीक है, मैं ये सब प्राप्त कर सकता हूँ, जिंगमिंग शांग ने जवाब दिया। इसके बाद डुआन के ने लिन म्यू की ओर कुछ देर तक देखा और फिर जिंगमिंग शांग की ओर देखा। हमें कुछ मामलों पर जानकारी चाहिए, उसने कहा। ओह, किस तरह की जानकारी? जिंगमिंग शांग ने पूछा, और क्या यहाँ किसी और के साथ इस पर चर्चा करना ठीक है? उन्होंने आगे कहा, हाँ, ये ठीक है। वह भी इस व्यापार में भाग ले रहा है। इस बार जिंग वेई ने ही बात की। जिंगमिंग शांग ने कहा, अगर मालिक जिंग वेई ऐसा कहते हैं, हमें उन सभी नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों की जानकारी चाहिए जो पिछले वर्ष भारी रूप से घायल हुए हैं। और हमें शरद घाटी संप्रदाय की जानकारी की भी आवश्यकता है, डुआन के ने शांत स्वर में कहा। प्रश्न सुनने के बाद जिंगमिंग शांग का चेहरा सीधा हो गया और वह हाथ में पंखा लेकर खेलने लगा। निश्चित रूप से महिला डुआन के जानती हैं कि इस तरह की जानकारी आसानी से उजागर नहीं की जा सकती। संवेदनशील मामलों के लिए कीमत अधिक होगी, जैसे कि नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों से संबंधित मामले। जहां तक शरद घाटी संप्रदाय का सवाल है, यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जिंगमिंग शांग ने जवाब दिया। कीमत कोई समस्या नहीं है, हमें बस जानकारी की जरूरत है, डुआन के ने दोहराया। मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वह अत्यधिक संवेदनशील है। मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूं, क्या आप निश्चित हैं कि यहां किसी साथी कृषक को इससे कोई आपत्ति नहीं है? जिंगमिंग शांग ने फिर से सवाल किया, इस बार गंभीर चेहरे के साथ। अध्याय 267 संवेदनशील जानकारी। हाँ, ये सचमुच ठीक है, आप ये कह सकते हैं, डुआन के ने ठंडे स्वर में बात की। ठीक है, ध्यान से सुनो। पिछले 1 वर्ष में 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक घायल हो गए। इन 5 घटनाओं में से पहली घटना विंडजीथर संप्रदाय से संबंधित नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्ग द्वारा खेती के दौरान हुई गलती के कारण हुई थी। दूसरे और तीसरे नवजात आत्मा क्षेत्र संवर्धन क्षेत्र के विशेषज्ञ एक मैत्रीपूर्ण मुकाबले में घायल हो गए और वे शताब्दी तलवार संप्रदाय से संबंधित हैं। चौथा नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ एक घुमक्कड़ साधक है जिसे स्वान ताओवादी कहा जाता है। उसने राज्य के एक काफिले को लूटने की कोशिश की और शाही रेजिमेंट ने उसका पीछा किया, जिससे वह घायल हो गया। हम उसका सटीक स्थान नहीं जानते, लेकिन जानते हैं कि उसे आखिरी बार दक्षिणी मैदानों में देखा गया था। जहां तक अंतिम घटना का प्रश्न है, ये प्राप्त करना सबसे कठिन था। स्काई प्रीसेप्ट संप्रदाय का एक बुजुर्ग घातक रूप से घायल हो गया और उसकी वर्तमान स्थिति अज्ञात है, लेकिन अफवाहें हैं कि चोटों के कारण उनकी मौत हो गई है, जिंगमिंग शांग ने खुलासा किया। पूरी रिपोर्ट के दौरान न तो जिंग वेई और न ही डुआन के की कोई खास प्रतिक्रिया थी, जब तक कि आखिरी बात नहीं कही गई। क्या आकाश उपदेश संप्रदाय का एक बुजुर्ग घातक रूप से घायल हो गया? लेकिन कैसे? डुआन के ने चौंकते स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता,
यहाँ तक कि इस जानकारी को प्राप्त करने में भी मुझे बहुत खर्च करना पड़ा। जिंगमिंग शांग ने जवाब दिया, क्या आप जानते हैं कि वह किस चोटी से संबंधित था? जिंग वेई ने सवाल किया। मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन मैंने जो अतिरिक्त जानकारी एकत्र की उससे ऐसा लगा कि स्काई कैचिंग शिखर की आबादी में बदलाव आया है। जिंगमिंग शांग ने रहस्यमय ढंग से कहा। जिंग वेई की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह पहले ही समझ चुका था कि उन शब्दों से क्या समझा जाना है और जानता था कि उन्हें सीधे तौर पर नहीं कहा जाना चाहिए। इसके बाद दुकान 1 मिनट के लिए चुप हो गई क्योंकि सभी ने अभी अभी सामने आई जानकारी को समझना शुरू कर दिया था। लिन म्यू भी ऐसा ही कर रहा था क्योंकि इस बार उसने कई नए नाम सीखे थे। लिन म्यू को शताब्दी तलवार संप्रदाय के बारे में पहले से ही पता था और उसने पहले जिंग वेई से प्राप्त अभिलेखों में भी इसके बारे में पढ़ा था। वह जानते थे कि शताब्दी तलवार संप्रदाय कृषकों से भरा एक संप्रदाय था जो युद्ध करना पसंद करते थे और वे तलवार तकनीक विकसित करते थे। शिष्यों का एक दूसरे से झगड़ा करना और घायल होना आम बात थी। इस बार बस इतना ही था कि इसमें नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक शामिल थे, बस इतना ही। विन जीथर संप्रदाय एक नया नाम था जिसे लिन म्यू ने सुना था और वह नहीं जानता था कि वे कौन थे। उन्होंने तुरंत रिकार्डो पर नजर डाली और पता लगाया कि वे कौन थे। विन जीथर संप्रदाय एक मध्यम आकार का संप्रदाय था जो महान झोउ साम्राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित था और एक औसत संप्रदाय था जिसमें कुछ भी विशेष नहीं था। स्वान ताओवादी ये पहला घुमक्कड़ साधक था जिसके बारे में लिन म्यू ने सुना था। रिकॉर्ड में उनके बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं थी, इसलिए वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। लेकिन जो अंतिम जानकारी दी गई वह भी सबसे चौंकाने वाली थी। स्काई प्रीसेप्ट संप्रदाय महान झोउ साम्राज्य का नंबर 1 शीर्ष संप्रदाय था और कहा जाता था कि यह सम्राट से ऊपर नहीं तो बराबर है। उनसे संबंधित किसी भी बात को बहुत महत्व दिया जाता था और इसलिए ये सुनकर काफी आश्चर्य हुआ कि उनका एक बुजुर्ग घायल हो गया था। जहां तक आकाश उपदेश संप्रदाय का प्रश्न है, अभिलेखों में इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि यह आकाश उपदेश संप्रदाय के प्रभागों में से एक था। ऐसा लगता है कि इससे मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लिन म्यू ने मन ही मन सोचा। ताली। जिंगमिंग शांग ने ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्के से ताली बजाई और फिर बोला। अब शरद घाटी संप्रदाय के बारे में। पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में उनके कुछ शिष्यों का एक अज्ञात संप्रदाय के कुछ शिष्यों के साथ झगड़ा हो गया। कुछ भी गंभीर नहीं हुआ और उस समय इसका समाधान हो गया। हालांकि ऐसी अफवाह थी कि ऑटम वैली संप्रदाय के किसी व्यक्ति को वुलिम शहर में देखा गया था। ओह, वह कौन था जिसे देखा गया था? क्या ये शिष्य था या कोई बुजुर्ग? डुआनके ने पूछा। यह एक मुख्य संघनन क्षेत्र कृषक था, इसलिए यह संभावना है कि यह शरद घाटी संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। संप्रदाय में केवल एक नवजात आत्मा क्षेत्र कृषक है जो संप्रदाय प्रमुख है, इसलिए यह स्पष्ट है कि मुख्य संघनन क्षेत्र कृषक बुजुर्ग है। जहां तक उनकी पहचान का सवाल है, हम नहीं जानते कि उनका नाम क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि वह एक महिला थी, जिंगमिंग शांग ने जवाब दिया। डुआनके ने जवाब में सिर हिलाया और फिर कहा, हमें बस इतना ही चाहिए था। माल के विरुद्ध लागत का मिलान करें। जिंगमिंग शांग ने अपनी आंखें खोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेडी डुआनके, लागत सामान की तुलना में थोड़ी अधिक है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं छूट दूंगा। अतिरिक्त लागत का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंगमिंग शॉन ने पहले की तरह ही चापलूसी भरे लहजे में बात की। डुआनके ने प्रतिक्रिया को गरिमापूर्ण ढंग से व्यक्त नहीं किया तथा केवल सहमति में गुनगुनाया। इसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे जिंग वेई की खांसी ने जबरदस्ती तोड़ दिया। मुझे लगता है अब हमारा काम खत्म हो गया है। अगली बार तक, महिला डुआनके और मालिक जिंग वेई। जिंगमिंग शांग ने दुकान छोड़ने से पहले जल्दी से कहा, लेकिन लिन म्यू को हल्का सा देखने से पहले नहीं। डुआनके के होठों से एक आह निकली जब उसने अपना माथा रगड़ा जैसे कि उसे सिरदर्द होने वाला हो। वह आदमी, वह अजीब है, लिन म्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अजीब एक अल्पकथन है। अगर हमारी हालत के कारण हमें मजबूर नहीं किया जाता तो मैं उसे बहुत पहले ही सबक सिखा चुका होता। ओह, मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। आपको उसे पहले कभी नहीं बचाना चाहिए था, दादाजी, डुआनके ने हताशा के साथ कहा। अध्याय 268 जिंगमिंग शांग का ऋण। लिन म्यू को नहीं पता था कि डुआनके किस बारे में बात कर रहा था, इसलिए उसने असमंजस में उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों और व्यापारी जिंगमिंग शांग के बीच कोई पुराना रिश्ता था।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो सकता है, क्योंकि अभी निश्चित रूप से ऐसा नहीं लग रहा था कि डुआनके को वह आदमी पसंद है। जिंग वेई ने लिन म्यू के जिज्ञासु चेहरे को देखा और जान लिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसके बारे में बात करता है या नहीं। वे पहले से ही कुछ समय से इसमें एक साथ थे और उसे लगा कि यह ठीक रहेगा, इसलिए उसने लिन म्यू को ये बात बता दी। तुम्हें पता है कि मुझे उस समय उसे क्यों बचाना पड़ा था? हम जरूरतमंद थे और उस समय वह एकमात्र विकल्प लग रहा था। इसके अलावा जब हमने उसे बचा लिया तो जिंगमिंग शांग हमारा कर्जदार हो गया। अन्यथा यदि हम उसके जैसे किसी अन्य व्यापारी के साथ सौदा करते तो हमारा ठिकाना बहुत पहले ही लीक हो चुका होता। यद्यपि वह व्यक्ति एक चतुर व्यवसाय है, फिर भी उसमें सम्मान की भावना है और वह अपने वादे पर खरा उतरेगा। जिंग वेई ने शांत स्वर में कहा। अगर आप ऐसा कहते हैं दादाजी, डुआनके ने अनजाने में कहा। जिंग वेई ने लिन म्यू की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आगे बढ़ें, ये ठीक है। मैं बस जिंगमिंग शांग के बारे में पूछना चाहता था। आपके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे आपने उसे बचा लिया। लिन म्यू ने सवाल किया। मैंने सचमुच ऐसा किया। ये कुछ साल पहले की बात है और हमारे पास सामान बेचने और खरीदने के लिए किसी चैनल की कमी थी। हम किसी भी चीज का खुले तौर पर उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे हमारी पहचान और स्थान लीक हो जाएगा। उस समय हम साम्राज्य में यात्रा कर रहे थे और हमारी मुलाकात लोगों के एक समूह से हुई जो एक ऐसे व्यक्ति का पीछा कर रहे थे जो कोई और नहीं बल्कि जिंगमिंग शांग था। उसने स्पष्टतः गलत प्रकार के लोगों के मुनाफे पर कब्जा करके उन्हें नाराज कर दिया था, जिसके कारण लोगों ने उसे निशाना बनाया और उसका पीछा किया। हमने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसके हमलावरों को खदेड़ दिया। इसके चलते उन्होंने हमें जीवन भर का कर्ज देने का वादा किया। ये पता चलने पर कि वह एक व्यापारी था, हमने एक सौदे पर फैसला किया। वह हमारी पहचान गुप्त रखते हुए हमारे साथ व्यापार करेगा। हालांकि वह नहीं जानता कि हम वास्तव में कौन हैं, फिर भी वह दूसरों को हमारा स्थान नहीं बताता। जिंग वेई ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। लिन म्यू ने जवाब में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मैं पहला व्यक्ति नहीं था जिसकी उन्होंने अब तक मदद की है। लिन म्यू ने मन ही मन सोचा। अहम। डुआनके ने हल्की खांसी की, जिससे उनका ध्यान पुनः मौजूदा मामले की ओर चला गया। ऐसा नहीं लगता कि किसी संदिग्ध के संदर्भ में हमारे पास अभी तक कुछ भी ठोस जानकारी है। हालांकि सबसे अधिक संभावना यह है कि वह संभवतः एक भटकता हुआ कृषक है, जैसा कि हमने पहले सोचा था। डुआनके बोले। एक मिनट रुकिए, क्या स्काई प्रीसेप्ट संप्रदाय का बुजुर्ग भी घायल नहीं हुआ था? क्या यह संभव है कि यह वे ही थे? लिन म्यू ने बीच में टोका। नहीं, वह बुजुर्ग स्टार कैचिंग पीक से था, इसलिए यह संभव नहीं है। जिंग वेई ने उत्तर दिया। यह असंभव क्यों है? स्टार कैचिंग पीक के साथ क्या बात है? लिन म्यू ने सवाल किया। जिंग वेई ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। आसमान पकड़ने वाली चोटी आकाश उपदेश संप्रदाय में एक विशेष अस्तित्व है। यहां तक कि अन्य शीर्ष संप्रदायों में भी इसकी प्रतिष्ठा ज्ञात है। वे संप्रदाय के अन्य शिखरों और विभाजनों से भिन्न हैं। वे केवल स्टार कैचिंग फॉर्मेशन एरे से निपटते हैं। यह एक विशेष संरचना है जो विश्व की बाधा पर नजर रख सकती है और उसके साथ अंतःक्रिया कर सकती है। ये ग्रेट झो महाद्वीप के चारों ओर होने वाली स्थानिक गड़बड़ी और उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकता है। उस शिखर के सभी सदस्य इसमें शामिल हैं और शायद ही कभी शिखर छोड़ते हैं, संप्रदाय का तो जिक्र ही नहीं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उन्होंने मृत कृषक से लड़ाई की हो। इसके अलावा उनकी विशेषज्ञता संरचनाओं में है, न कि युद्ध में। जिंग वेई ने समझाया। लिन म्यू इस जानकारी से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि ज़ुकोंग अचानक लिन म्यू के मन में बोल उठा। स्टार कैचिंग फॉर्मेशन सरणी, क्या ऐसी दुनिया में भी? ज़ुकोंग ने आश्चर्य से कहा। क्या समस्या है सीनियर? लिन म्यू ने चिंता से पूछा। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा जब तुम ये जगह छोड़ दोगे। लेकिन ये जान लीजिए, हमें जल्द ही कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, ज़ुकोंग ने रहस्यमय ढंग से कहा। जवाब में लिन म्यू ने चुपचाप गुनगुनाया और आगे जांच नहीं की। वह जानते थे कि यदि सीनियर ज़ुकोंग ने इस तरह का व्यवहार किया होता तो निश्चित रूप से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात होती, जिस पर यहां चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, ये देखते हुए कि हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना ही बेहतर है। शायद आप इसके बारे में बाद में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। लिन म्यू ने बातचीत खत्म करना चाहते हुए बात की। हाँ, हम ऐसा करेंगे। जहां तक क्षतिग्रस्त अंगूठी का सवाल है, आप इसे मेरे पास छोड़ सकते हैं। यदि कुछ भी सामने आता है या यदि अंगूठी की मरम्मत की जाती है
तो मैं आपको संचार जेड के बारे में सूचित करूंगा। जिंग वेई ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने दुकान छोड़ने और अपने घर की ओर जाने से पहले उन्हें धन्यवाद देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। लिन म्यू के चले जाने के बाद डुआनके ने अपने दादा की ओर थोड़ा भ्रमित भाव से देखा। क्या ये सिर्फ मैं ही हूं या ऐसा लगता है कि वह तत्काल यहां से जाना चाहता था? वह आमतौर पर अपने पिछले व्यवहार को देखते हुए कुछ और सवाल पूछता था। डुआनके ने कहा, ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर भी हम गलत भी हो सकते हैं। वह लड़का तेजी से प्रगति कर रहा है और मुझे नहीं पता कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। निश्चित रूप से उनमें बहुत जोश है और उनके अपने लक्ष्य अवश्य होंगे। आखिरकार दुनिया की इच्छाशक्ति किसी को भी औसत दर्जे का नियुक्त नहीं करेगी। जिंग वेई ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। घर वापस आकर लिन म्यू अभी शयन कक्ष में दाखिल हुआ था और उसका तुरंत ही भूरे रंग की झाड़ीदार वन बिल्ली ने स्वागत किया। न्या, लिन म्यू ने घुटने टेक दिए और जानवर के सिर को धीरे से सहलाया। क्या तुम्हें भूख लगी है? लिन म्यू ने पूछा। लिन म्यू को मन में भूखा महसूस हुआ। ठीक है, चलो कुछ बनाते हैं। वैसे भी जल्द ही रात के खाने का समय हो जाएगा। लिन म्यू ने रसोई की ओर जाने से पहले जवाब दिया। वहां उसने खाना पकाने के लिए कुछ मांस तैयार किया और ब्राउन श्रूबी फॉरेस्ट कैट को देखा। मुझे अब तुम्हें एक नाम देना चाहिए, है ना? अध्याय 269 छोटी झाड़ी। लिन म्यू ने अभी पकाया हुआ मांस खाते समय एक नाम के बारे में सोचा। ब्राउन श्रूबी फॉरेस्ट बिल्ली भी रात के खाने में उसके साथ थी क्योंकि उसने उसका अपना हिस्सा खा लिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जानवर अभी भी पहले की तरह ही खा रहा था और इसमें लिन म्यू की भूख की तरह कोई बदलाव नहीं आया था, जो अभी भी बढ़ रही थी। बस अब मैं समझ गया। लिन म्यू ने भूरे झाड़ीदार वन बिल्ली को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। लिन म्यू ने जानवर की ओर देखा और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, अब से तुम्हारा नाम लिटिल श्रूबी होगा। जानवर ने भ्रम की स्थिति में लिन म्यू को देखा और फिर उसने अपने कनेक्शन का उपयोग करके उसके साथ संवाद किया। न्या, जानवर ने स्वीकृति में गुर्राहट की और उसे दिया गया नया नाम स्वीकार कर लिया। लिन म्यू को एक बार फिर अपने नामकरण की समझ पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ क्योंकि उसने देखा कि जानवर को अपना नया नाम पसंद आ रहा है, जबकि जुकोन ने इसे अनदेखा कर दिया और अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित किया। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण ऊर्जा को आत्मसात किया और शरीर को संयमित करने के क्षेत्र में अपनी प्रगति की जांच की, लेकिन पहले की तुलना में कोई अंतर नहीं पाया। प्रगति धीमी और धीमी होती जा रही है। पिछली बार जब मैंने कोई बड़ी प्रगति की थी तब मैंने अल्फा स्टील बैक वुल्फ का मांस खाया था, जो एक कोर कंडेंसेशन क्षेत्र का जानवर था। मुझे कब तक अधिक प्रगति देखने की आवश्यकता होगी, या क्या मुझे अधिक कोर संघनन क्षेत्र जानवर मांस प्राप्त करने की आवश्यकता है? लिन म्यू ने खुद से कहा। उन्होंने कोर कंडेंसेशन रियल्म बीस्ट प्राप्त करने की संभावना पर विचार किया और महसूस किया कि इसे प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन होगा। यद्यपि उसे इसे खोजने में उतनी समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि यह कोर संघनन क्षेत्र के अंतिम चरण में या उससे ऊपर हो तो इसे मारना एक समस्या बन जाएगी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वसंत ऋतु में इतने शक्तिशाली जानवरों का सामना करने के लिए उसे जंगल में काफी गहराई तक जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे मुझे बस आत्मा जानवर का मांस खाना जारी रखना होगा। वैसे भी मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है, मैं गुणवत्ता की भरपाई मात्रा से कर सकता हूँ। लिन म्यू असहाय स्वर में बोला। आप जानते हैं, यदि आप कोर संघनन क्षेत्र के प्राणी का मांस चाहते हैं तो जानवर ही एकमात्र स्रोत नहीं है। लिन म्यू की हताशा को देखकर जुकोन अचानक बोला, ओह, मेरे पास और क्या विकल्प है सीनियर? लिन म्यू ने उत्सुकता से पूछा। तकनीकी रूप से मांस तो मांस ही है, केवल एक ही बात मायने रखती है कि मांस किस प्राणी का है। आपके निकट कोर संघनन क्षेत्र मांस का एक बहुत करीबी स्रोत है। आप बस अन्य कृषकों को खा सकते हैं। जुकोन ने परेशान करने वाले शांत स्वर में बात की। लिन म्यू स्तब्ध होकर चुप हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। सच कहूं तो यह विचार कभी भी उसके विचार के करीब भी नहीं आया था। जन्मजात स्तर पर लिन म्यू को किसी अन्य इंसान को खाने के विचार से पूरी तरह घृणा महसूस हुई। वह सीनियर जुकोन के सामने विरोध प्रदर्शन करने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि जुकोन कोई इंसान नहीं था, वह एक जानवर था। उसे यह कहने का क्या अधिकार था कि उसे यह सही नहीं लगा, जबकि मनुष्य हर समय जानवरों को खाते थे और जानवर भी मनुष्यों के साथ ऐसा ही करते थे। कम से कम इस पहलू में तो जानवर दूसरे जानवरों को खाते थे और उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। कम से कम उन जानवरों के बारे में तो नहीं जिनमें सोचने की क्षमता अधिक थी। ऐसा भी नहीं था कि जानवर पूरी तरह से मूर्ख थे।
यदि सभी नहीं तो अधिकांश जानवर अपनी खेती का आधार बढ़ने के साथ बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देंगे। वे अंततः मनुष्यों के समान ही बुद्धिमान बन जाएंगे या उससे भी आगे निकल जाएंगे। लिन म्यू ने अंत में सीनियर ज़ुकोंग को कोई जवाब नहीं दिया और बिना किसी टिप्पणी के उनके शब्दों को वैसे ही ले लिया जैसे वह हैं। लिन म्यू को पता नहीं था, लेकिन आज उसके अंदर एक और छोटी सी चीज बदल गई थी, एक ऐसा बदलाव जो अभी छोटा होते हुए भी एक दिन पहाड़ बन जाएगा। फिर वह खड़ा हुआ और लिटिल श्रूबी के साथ खेती जारी रखने के लिए शयन कक्ष में लौट आया। अब वह कुछ ऐसा करने वाला था जिसे लेकर वह बहुत उत्साहित था। 11 डुआन सकल असेंशन फल जो उसने प्राप्त किए थे, वह अंततः उन्हें खा सका। लिन म्यू ने उनमें से एक को रिंग से बाहर निकाला और उसकी ओर देखा। फल नारंगी रंग के और अंडाकार आकार के थे। इसकी सतह पर पतली नसें दिखाई दे रही थीं जो फल के चारों ओर फैली हुई थीं, जिससे यह आकर्षक लग रहा था। हालांकि लिन म्यू को नहीं पता था कि उनका स्वाद कैसा होगा। उन्होंने केवल यही आशा की थी कि यह उनके पिछले अनुभव जैसा नहीं होगा जब उन्होंने बैंगनी अंगूर के आकार का स्पिरिट फल खाया था। पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। लिन म्यू ने बड़बड़ाते हुए डुआन सकिल असेंशन फल को अपने मुंह में डाला। जब फल उसकी जीभ को छू गया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसे काटा तो उसके मुंह में एक मीठा रस फूट पड़ा जो काफी स्वादिष्ट था। लिन म्यू ने फल का स्वाद लेते हुए इसे 2 बार चबाया और फिर इसे अपने पेट में निगल लिया। अब वह किसी भी संभावित परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार कर रहा था, क्योंकि वह अपने पिछले अनुभव से अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बजाय लिन म्यू को गायब होने से पहले केवल ऊर्जा की एक छोटी सी लहर अपने पेट से शरीर के सभी हिस्सों तक यात्रा करती हुई महसूस हुई। बस इतना ही, लिन म्यू ने कहा, मैं उलझन में हूं। उसने अपने शरीर का निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया, लेकिन वह वास्तव में इसमें कुछ भी अलग नहीं देख सका। उनकी मेरिडियन और डेंटियन भी पहले जैसी ही लग रही थी और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। ज़ुकोंग ने सुझाव दिया, आपको ये जांचना चाहिए कि क्या आपकी खेती की गति में सुधार हुआ है। लिन म्यू ने हृदय विच्छेदन सूत्र का जाप शुरू करने से पहले जवाब में सिर हिलाया। उसका मन शांत हो गया, क्योंकि उसके चारों ओर की हवा में आत्मा क्यूई उसे दिखाई देने लगी। उसने हमेशा की तरह अपने शरीर के भीतर आत्मा क्यूई को प्रसारित किया और हवा से आत्मा क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अध्याय 270 दोहरे चक्र वाले आरोही फल खाना। स्पिरिट क्यूई विस्प्स उसकी त्वचा के छिद्रों में प्रवेश कर गए और फिर डेंटियन में जमा होने से पहले उसके मेरिडियन में चले गए। पहले तो लिन म्यू को कुछ भी नया महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अंततः उसे वह मिल गया। वह अपने शरीर के अंदर परिवर्तन नहीं देख पाया था, इसका कारण ये था कि वह वहां था ही नहीं। इसके बजाय परिवर्तन उसकी त्वचा के छिद्रों में था जहां से आत्मा क्यूई अवशोषित हुई थी। लिन म्यू मुश्किल से बता सके कि ऐसा लगता है कि उनका विस्तार पहले से कहीं अधिक हो गया है। विस्तार छोटा था, फिर भी परिवर्तन अभी भी था। लिन म्यू ने अपनी गति में कितनी वृद्धि हुई, इसकी अच्छी समझ पाने के लिए 1 घंटे तक अभ्यास किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें लगभग 1% की वृद्धि हुई है। लिन म्यू ने खेती करना बंद करते हुए एक सांस छोड़ी। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन कोई चिंता नहीं, मेरे पास अभी भी अधिक डुअल सकल असेंशन फल बचे हैं। लिन म्यू ने मन ही मन सोचा, ऐसा मत सोचो कि यह अपर्याप्त है। इस तरह एक पल में होने वाली 1% की वृद्धि भी बहुत अच्छी है। आप नहीं जानते कि इतनी वृद्धि का 10वां हिस्सा भी पाने के लिए कृषक कितना त्याग करेंगे। ज़ुकोंग बोला, मैं समझता हूँ सीनियर। लिन म्यू ने एक और डुअल सकल असेंशन फल के बारे में बात करने से पहले जवाब दिया। उसने उसे अपने मुंह में डाला और स्वाद का आनंद लिया, जिसके बाद उसने उसे निगल लिया। पहले की तरह लिन म्यू अपने शरीर में कोई बदलाव नहीं देख सका। उसने फिर से आत्मा क्यूई को अवशोषित करने की कोशिश की और पाया कि उसकी गति 1% बढ़ गई थी। लिन म्यू ने उसके रोमछिद्रों को देखा और पाया कि वे पहले की तुलना में थोड़ा अधिक फैल गए थे। अगर वे सभी फल काम करते हैं तो उम्मीद है कि मेरी गति लगभग 11% बढ़ जाएगी। लिन म्यू ने सभी डुअल सकल असेंशन फलों को बाहर निकालने और उन्हें अपने सामने रखने से पहले खुद से कहा। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो लिन म्यू ने देखा कि लिटिल श्रूबी जाग गया था और लालसा से उन्हें देख रहा था। ये स्पष्ट था कि जानवर भी फल खाना चाहता था, लेकिन लिन म्यू उसे फल देने में अनिच्छुक था। आप जल्द ही दोहरे वृत्त आरोहण फल के प्रभाव को कम होते देखेंगे, इसलिए आपके पास कुछ फल बच जाएंगे। आप इन्हें लिटिल श्रूबी को दे सकते हैं, ये उसके लिए काफी उपयोगी होंगे और इससे उसकी बुद्धिमत्ता और साधना की गति बढ़ेगी। ज़ुकोंग ने कहा। लिन म्यू ने जवाब में सिर हिलाया और एक और डुअल सकल असेंशन फल खाया।
इसे खाने के बाद उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है और पाया कि यह पहले की तुलना में कम थी। पिछले 2 बार के विपरीत जब उनकी गति में 1% की वृद्धि हुई थी, इस बार यह उससे कम थी। ऐसा लगता है जैसे ये पहले से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं जारी रखूंगा, लिन म्यू ने दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप से कहा। उन्होंने चौथा फल खाया और अंततः उनकी गति में 1% की वृद्धि देखी गई, जो शुरू से अब तक कुल 3% तक पहुंच गई। अंततः प्रभाव तो है, लेकिन ये पहले की तुलना में बहुत कम है, लिन म्यू ने थोड़ी संतुष्टि के साथ कहा। फिर उसने 5वां फल खाया और उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसकी गति मूल के लगभग 4% तक थोड़ी और बढ़ गई। ठीक है, यह अच्छी बात है, लिन म्यू ने अगला फल उठाते हुए बुदबुदाया। इसे खाने पर उम्मीद के मुताबिक इसमें थोड़ी वृद्धि हुई। छठा फल खाने से पहले लिन म्यू ने निराशा में थोड़ी आह भरी। इस बार उन्हें तुरंत वृद्धि का एहसास नहीं हुआ, लेकिन 1 मिनट बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और अंततः मूल गति के लगभग 5% तक पहुंच गया। अरे, ऐसा लगता है कि यह सबसे अधिक है जो इसे मिल सकता है। फिर भी मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूं। अगर इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई तो मैं रुक जाऊंगा, लिन म्यू बोला। फिर उसने 7वां फल उठाया और कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। प्रत्येक डुअल सकल असेंशन फल काफी कीमती था और यदि लिन म्यू ने कभी उन्हें बेचा तो संभवतः उन्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इस प्रकार प्रत्येक डुअल सकल असेंशन फल जो उसने खाया जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वह बर्बाद हो गया। लिन म्यू ने अपने दांत पीस लिए और 7वें डुअल सकल असेंशन फल को अपने मुंह में फेंक दिया और निगलने से पहले उसे जल्दी से चबा लिया। उन्होंने प्रत्याशा में अपनी सांस रोक ली और किसी भी प्रभाव की प्रतीक्षा की। दुर्भाग्य से थोड़ी देर बाद भी कोई प्रभाव नहीं देखा गया और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि यही है। फिर भी मुझे लगता है कि 5% की वृद्धि से मुझे अभी भी काफी मदद मिलेगी, लिन म्यू ने खुद को उत्साहित करने की कोशिश करते हुए कहा। लिटिल श्रुबी लिन म्यू को देख रहा था जब वह डुअल सकल असेंशन का हर फल खा रहा था और उसके मुंह के कोने से हल्की लार टपकने लगी थी। वह हर कुछ सेकंड में उसे चाटता रहा, लेकिन वह आता ही रहा। हंसी। लिटिल श्रुबी की मजेदार स्थिति को देखकर लिन म्यू हल्के से हंसे। ये लो, इसे खाओ, लिन म्यू ने कहा जब उन्होंने छोटी झाड़ी को डुअल सकल असेंशन फल दिया। लिन म्यू को नहीं पता था कि छोटी झाड़ी को अपनी सीमा तक पहुंचने के लिए कितने फलों की आवश्यकता होगी, इसलिए वह थोड़ा विवेकपूर्ण होना चाहता था। फल छोटी झाड़ियों पर थोड़ा अधिक प्रभावी होने चाहिए, क्योंकि यह आपसे कम खेती के आधार पर है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही यह अपनी योग्यता बढ़ाना बंद कर दे, फिर भी इसकी बुद्धिमत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, ज़ुकोंग ने समझाया। मैं समझता हूँ, सीनियर, लिन म्यू ने छोटे श्रुबी को छोटा फल खाते देखने से पहले जवाब दिया। उसके विपरीत, जो एक बार में पूरा डुअल सकल असेंशन फल खाने में सक्षम था, लिटिल श्रुबी को इसे खत्म करने में कुछ काटने पड़े। लेकिन इसे खाने के बाद इसका प्रभाव लिन म्यू की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट था। हालांकि यह परिवर्तन नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी लिन म्यू हवा में लिटिल श्रुबी की ओर बढ़ती आत्मा क्यूई को महसूस कर सकता था। डुअल सकल असेंशन फल पहले ही प्रभावी हो चुका था। बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। इस नॉवल की पूरी सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं। और ऐसे ही और कहानियों के लिए RR नॉवल बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।